इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक सूची जारी करके कहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार 119 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। यह उनका ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर है और यह सूची उन्होंने जारी की है कि उनके 119 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। यह उनकी सूची है, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। यह एक बड़ा आरोप है। हम इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई आरजेडी के दावों में कोई दम है या नहीं, लेकिन मैं आपको उनका यह ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और ये देखिए, ये उन्होंने लिखा है, ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी है, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया है और फिर आगे लिखते हैं, जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। ये आरजेडी की तरफ से सबसे ताजा आरोप है जिसमें उन्होंने ये सूची जारी की है और कहा है कि महागठबंधन के 119 उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें बधाई दे दी है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें अब जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो यानी इस समय बीजेपी और आरजेडी के बीच में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। जैसे आप सोच लीजिए कि आईपीएल के मैच में एक एक रन कीमती होता है और इसीलिए हम कह रहे हैं इस समय आज शाम एक नहीं दो दो फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। एक है आईपीएल का फाइनल मैच जो दिल्ली और मुंबई के बीच इस समय चल रहा है और दूसरा है बिहार की राजनीति का फाइनल मैच जो बीजेपी और आरजेडी के बीच में इस समय चल रहा है। बीजेपी और आरजेडी में इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की होड़ लगी है। बीजेपी 72 सीटों पर आगे है, जबकि आरजेडी इस समय 76 सीटों पर आगे चल रही है। तो अगर इस समय की आप बात करें तो इस समय आरजेडी बीजेपी से आगे है और इस समय आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन यह आंकड़ा हर पल बदल रहा है क्योंकि अभी भी काउंटिंग जारी है। बिहार चुनाव का ताजा स्कोर इस प्रकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर इस समय है और इस टक्कर ने आज आईपीएल में दिल्ली और मुंबई के बीच चल रहे फाइनल मुकाबले के रोमांच को भी पीछे छोड़ दिया है। यह स्कोर जो आप देख रहे हैं इस समय जी न्यूज की नई टेक्नोलॉजी की मदद से आप तक पहुंच रहा है। यह आंकड़ा जहां पर डिस्प्ले हो रहा है, यह जी न्यूज का ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर है, जहां पर इस समय अंदर मैं इसी बिल्डिंग के हूं जहां से मैं ये ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं और ये हमारे हेडक्वार्टर का बाहर का हिस्सा है। बाहर की बिल्डिंग की तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं और ये हमने खास तौर पर आपके लिए तैयारी की है कि आपको इस तरह से ये ग्राफिक्स का डिस्प्ले दिखाई दे। तो इस समय ये फाइनल आंकड़े हैं। बीजेपी 123, आरजेडी प्लस 113, यानी एनडीए 123 पर है। एनडीए आगे चल रहा है और अगर यही फाइनल हो गया तो आप समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार बन गई, यानी नीतीश कुमार की वापसी हो गई। और महागठबंधन इस समय 113 सीटों पर आगे है और बाकी के जो अदर्स हैं वो सिर्फ 7 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। यानी मुख्यतः लड़ाई जो है सिर्फ 2 पार्टियों के बीच, 2 गुटों के बीच है और अदर्स तो बहुत ही कम रह गए हैं, सिर्फ 7 सीटें हैं। लेकिन फाइनल आंकड़े किस राजनीतिक पार्टी की आंखों में चमक लाएंगे यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह चमकदार ग्राफिक्स आपने जी न्यूज के हेडक्वार्टर से अभी देख लिए। आपको जी न्यूज के ऑफिस के बाहर ड्रोन की मदद से भी हम ये आंकड़े दिखाना चाहते हैं। यह भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो देश ने पहली बार देखी है। लेकिन आप इन आंकड़ों को किसी भी एंगल से देख लीजिए, स्पष्ट रूप से यह कहना बहुत मुश्किल है कि बिहार के लोगों ने किस पार्टी को चुना है। अगर अभी के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए ये मैच जीत जाता है तो आप इसे प्रचंड बहुमत कहीं से भी नहीं कह सकते। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन भी इतना करीब पहुंचकर सत्ता में आने से पीछे रह जाता है तो आप इसके लिए तेजस्वी यादव की उन गलतियों को दोष दे सकते हैं जो उन्होंने गठबंधन के दबाव में आकर आखिरी समय में की है। ये आप देखिए, अब ये ड्रोन की मदद से
एरियल शॉट है जी न्यूज के हेडक्वार्टर का, जहां पर आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं और हम इसी हेडक्वार्टर के इसी बिल्डिंग के अंदर से ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 70 सीटें लड़ने के लिए दे दी और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और कांग्रेस इन 70 में से सिर्फ 20 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। यानी कांग्रेस ने पूरी की पूरी 50 सीट बर्बाद कर दी और अगर ये 50 सीट तेजस्वी यादव ने अपने पास रख ली होती और खुद इन पर लड़े होते तो आज तेजस्वी यादव की सरकार या तो बन चुकी होती और या वो सरकार बनाने के आंकड़े के बहुत करीब होते। कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट ने तेजस्वी की कप्तानी वाली पारी को भी असफल कर दिया है। अगर वोट शेयर की बात करें तो फिलहाल इस मुकाबले की बड़ी पार्टियों का वोट शेयर इस तरह से है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। एनडीए, महागठबंधन और अन्य पार्टियों का वोट शेयर इस समय क्या है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी यानी एनडीए का जो गठबंधन है 37%, आरजेडी प्लस 37% और जो अदर्स हैं उनका 26%। यह वोट शेयर है जो आपकी स्क्रीन पर है। आज आप में से बहुत सारे लोग आईपीएल का फाइनल मैच भी देख रहे होंगे, लेकिन बिहार के नतीजे ये बताते हैं कि यह मुकाबला क्रिकेट के किसी भी मुकाबले से कम रोमांचक नहीं है। वोटों की धीमी गिनती की वजह से इसके सुपर ओवर में जाने की संभावना अब भी बनी हुई है। हालांकि एनडीए की टीम के कप्तान नीतीश कुमार की खुद की पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले से अच्छा नहीं रहा, लेकिन उप कप्तान की भूमिका निभा रही बीजेपी ने कप्तान की पारी खेली है और 73 सीटों पर बढ़त बनाकर बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार बाल बाल बच गए और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। नीतीश कुमार इस बार उनका कोई चांस लग नहीं रहा था और अगर बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन ना किया होता और अगर आखिरी समय में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जाकर यह कैंपेन ना किया होता तो नीतीश कुमार की नैया लगभग डूब चुकी थी। तो इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी ने बचा लिया, वरना नीतीश कुमार का कोई चांस नहीं था। अब से थोड़ी देर पहले तक 9 सीटें ऐसी थीं जिन पर जीत और हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम है। इन सीटों पर गिनती अब भी जारी है और इन 9 सीटों में 4 सीट ऐसी हैं जहां पर वोटों का अंतर 500 से भी कम है। आप सोच लीजिए कितनी कांटे की लड़ाई है। आरजेडी की बढ़त वाली 3 सीटें ऐसी हैं जहां वोटों का अंतर 500 से भी कम है। वहीं जेडीयू जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए है उनमें भी 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का अंतर 1000 से भी कम है। मतलब 5 सीटों पर कांटे की टक्कर जारी है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार बनाने का रास्ता इन्हीं सीटों के नतीजों से होकर निकलेगा। जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, जैसे आईपीएल के मैचों में होता है, एक एक रन कीमती होता है और फाइनली आखिरी ओवर में आपने मैच के दौरान जितने रन बचाए होते हैं उससे आपको यह तय करते हैं आप कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसी तरीके से यहां पर भी एक एक सीट अब बहुत कीमती हो गई है। ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव के लिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। उनका जो लक्ष्य है, जो रन रेट उन्हें चाहिए वो बहुत ऊंचा है। उन्हें हर बॉल पर रन बनाना है, जबकि बीजेपी के लिए लक्ष्य इस समय थोड़ा सा आसान है। अभी तक के जो रुझान हैं और नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में किसी भी पार्टी को प्रचंड बहुमत नहीं मिला, यानी लहर किसी की भी नहीं है। और इससे एक बात फिर से साबित होती है कि भारत में आप एग्जिट पोल्स पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को शानदार और एक तरफा जीत मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी एग्जिट पोल्स लोगों के मन की बात भांपने में इस बार असफल रहे। आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर एग्जिट पोल्स के जरिए ही यह तय हो पाता कि किसकी सरकार बनेगी तो फिर सरकारों को चुनावों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उससे बहुत कम पैसों में तो पोलिंग एजेंसी ही सर्वे करके यह बता देंगी कि जनता किसे पसंद कर रही है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं और कुछ हजार लोगों से बात करके यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि करोड़ों लोग किसे वोट देकर आ रहे हैं। और ऐसे ही जैसे आप बिना आईपीएल का मैच खेले किसी मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर अपनी ड्रीम टीम बनाने लगें और फिर आप उसे जिता भी दें। इसी तरीके से आप यह मान लीजिए कि जैसे हमारे यहां न्यूज चैनल्स का और टीवी चैनल्स का टीआरपी नापी जाती है। 44,000 घरों में टीआरपी के बॉक्सेस लगे हुए हैं और ये 44,000 घर
घरों में टीआरपी मापने वाले मीटर लगाकर यह तय कर लिया जाता है कि देश के 80 से 90 करोड़ लोग किस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, किस चैनल को पसंद करते हैं। यानी चुनाव में भी टीआरपी की तरह मुट्ठी भर लोगों की राय लेकर यह तय कर लिया जाता है कि पूरा देश या पूरा राज्य क्या सोचता है। तो इसलिए आप आज ये भी कह सकते हैं कि जैसे टीआरपी नकली होती है, वो बहुत कम लोगों के राय लेकर तय की जाती है और उसमें भी कई बार रिगिंग हो जाती है, हमारे देश के एग्जिट पोल्स भी लगभग वैसे ही होते हैं। बिहार में 7.25 करोड़ वोटर्स हैं और उन 7.25 करोड़ वोटर्स की राय 7,000 लोग या 700 लोगों का इंटरव्यू लेकर नहीं पता लगाई जा सकती। लेकिन एग्जिट पोल्स में होता यही है, 7 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं ये 700 लोगों का इंटरव्यू करके आपको बता दिया जाता है। बहुत ज्यादा हुआ तो किसी ने 2,000, 3,000 या 7,000 का सैंपल ले लिया, लेकिन असली वोटर्स की संख्या है 7 करोड़। अब आपको बिहार के चुनाव का जातीय और धार्मिक समीकरण समझना चाहिए। बिहार में 82% वोटर्स हिंदू हैं, 17% वोटर्स मुस्लिम हैं और बाकी के 1% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। यह ब्रेकअप है बिहार के वोटर्स का। हिंदुओं के बीच जातीय समीकरण की बात करें तो इसमें से 18% ऊंची जाति के हैं और माना जाता है कि ये ऊंची जाति के वोटर्स बीजेपी को ही अपना वोट देते हैं। बिहार में ओबीसी वोटर्स की संख्या लगभग 50% है, यानी आधे ओबीसी हैं, जिनमें से 16% यादव हैं, जिन्हें पारंपरिक तौर पर आरजेडी का समर्थक माना जाता है। ओबीसीज में से भी 8% कुशवाहा हैं और इन्हें एनडीए का समर्थक माना जाता है, लेकिन यह वोट बैंक कुछ हद तक बटा हुआ है। 4% कुर्मी वोटर्स हैं जो मुख्य रूप से नीतीश कुमार के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन बिहार में जिस वर्ग को गेम चेंजर माना जाता है वो है एमबीसी, यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोटर्स और शेड्यूल्ड कास्ट वोटर्स, दलित वोटर्स। एमबीसी वोटर्स की संख्या बिहार में 22% है, जबकि एससी वोटर्स की संख्या 16% है। इन 16% में से भी 7% रामविलास पासवान के समर्थक माने जाते हैं, जबकि 9% गैर पासवान वोटर्स हैं और ये 9% वोटर्स किसके पाले में गए हैं इसका अनुमान लगाना अभी बहुत मुश्किल है। बिहार में 53 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 53 सीटें ऐसी हैं, इनमें से ज्यादातर सीटें सीमांचल इलाके में हैं और इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री से पहले इन मुसलमान वोटर्स को आरजेडी और कांग्रेस का समर्थक माना जाता था। लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और ज्यादातर सीटों पर न जीत पाने के बावजूद कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने अच्छा खासा नुकसान दे दिया और जेडीयू को फायदा पहुंचाया। यानी ओवैसी ने जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के वोट काट लिए और जैसे ही इनके वोट कटे फायदा गया जेडीयू को। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजपुर और नक्सल प्रभावित इलाकों में लेफ्ट पार्टियों ने महागठबंधन के लिए रास्ता काफी आसान कर दिया है और यहां लेफ्ट पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन को फायदा पहुंचा है। चिराग पासवान की एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनकी पार्टी कोई भी सीट इस समय नहीं जीत पा रही है, लेकिन वोट शेयर में उनकी अभी तक हिस्सेदारी जो है वो 6% है। अब इन 6% वोटों ने किसका नुकसान किया है यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन चिराग पासवान ने वोट जरूर काटे हैं। कहीं उन्होंने आरजेडी के वोट काटे हैं, कहीं जेडीयू के काटे हैं और 1-2 सीटों पर उन्होंने बीजेपी के वोट भी काट लिए हैं, लेकिन किसी ना किसी को उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचाया है। लेकिन इस पूरे समीकरण में एक पार्टी ऐसी है जिसने सब कुछ पूरी तरह से खो दिया है और उस पार्टी का नाम है, आप समझ गए होंगे, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस को इन चुनावों का कंप्लीट लूजर कह सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है काफी समय से। 2015 में कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 27 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और अभी कांग्रेस को इनमें 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर बढ़त मिली है। यानी लगभग उन्होंने, आप समझ लीजिए कितनी, 51 सीटें जो हैं वो उन्होंने बर्बाद कर दी। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही महागठबंधन को कोई फायदा हुआ, बल्कि आरजेडी को नुकसान हो गया, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने आरजेडी को फायदा पहुंचाया है। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि जो गलती
अखिलेश यादव ने की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वही गलती इस बार आरजेडी ने भी कर दी है, वही गलती इस बार तेजस्वी यादव ने भी की है। और गलती यह है कि उन्होंने कांग्रेस की औकात के बाहर उन्हें सीट दे दी है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि कांग्रेस के लिए 70 सीटें छोड़ दी जाएं, लेकिन शायद वो राहुल गांधी के इतने प्रभाव में आ गए, या ये कह लीजिए कि तेजस्वी राहुल गांधी के इतने दबाव में आ गए कि उन्होंने बड़ी आसानी से 70 सीटें कांग्रेस को दे दी। और ये गलती अब उनके लिए बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें कम से कम 50 सीटों का नुकसान करवा दिया। इन 50 सीटों पर अगर आरजेडी लड़ी होती तो इनमें से 50 में से अगर उन्होंने 10 सीटें भी जीत ली होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। इस समय हमारे साथ तड़ित प्रकाश मौजूद हैं, जो कि बहुत काबिल चुनाव विश्लेषक हैं। तड़ित इन फंसे हुए नतीजों को समझने में हमारी मदद करेंगे और आपकी भी मदद करेंगे। तो तड़ित, आप हमें यह बताइए कि ये जो नतीजे इस समय फंसे हुए हैं, इसके पीछे मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? एक बड़ी बात जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि लहर किसी की भी नहीं है, और ये लगभग चुनाव ऐसा है जैसे अमेरिका में जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में हुआ था। दोनों ने ही नए रिकॉर्ड बनाए हैं और दोनों ने ही अच्छे खासे वोट लिए हैं। जी सुधीर जी, इस चुनाव को हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो पिछले 2 महीनों से तेजस्वी को काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था कि उनके पीछे भीड़ आ रही है, बहुत अच्छा सफल कर रहे हैं, अच्छी उनकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े हैं। दोनों ही गठबंधन ने अपने अपने बेस वोटरों को अच्छे से संभालने की कोशिश की है। आरजेडी गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है मूलतः, उसके साथ एक पहला फ़ायदा ये हो जाता है उनको कि जो यादव हैं और मुस्लिम हैं, जो उनका माई समीकरण है वो मिलाकर 33% बनता है। और इस बार ही उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को भी साथ लिया है, जिसकी वजह से आप देखिए कि जो आरजेडी का बिहार के मैप पे अगर हम कभी देखें तो वो साफ साफ दिखता है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उसी इलाकों में ये गठबंधन सबसे अच्छा कर गया है। दूसरी तरफ आप देखें जो सीमांचल और कोसी के इलाके हैं जहां मुस्लिम बहुत अधिकतर सीटें वहीं पर हैं, उस इलाके में ओवैसी की इस बार उपस्थिति हुई है, वो 5 सीटों पर वो लेके गए हैं। वहां जेडीयू ने ओवैसी के साथ जेडीयू का भी एक अच्छा देखने को मिला है। इस तरह से चुनाव जो है, और सबसे अच्छी बात रही है कि बीजेपी अगर आप वैसे देखें सुधीर जी, तो जब 2010 का गठबंधन था जेडीयू और बीजेपी का, तब भी बीजेपी उस गठबंधन में स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा था। 102 में 91 सीट्स बीजेपी जीत के लेके गई थी। इस बारी भी बीजेपी देखिए पिछले 2015 के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा सीटें पर लीड कर रही है, जीत चुकी है। तो बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी है। जेडीयू के साथ था कि उनका जो एंटी इनकम्बेंसी थी, इसकी वजह से तय था कि उनकी सीटें कम आएंगी, लेकिन जो आरजेडी की बहुत बढ़त दिखाई जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। जी तड़ित, एक बात ये भी होती है कि राजनीतिक पार्टियां जो फैसले लेती हैं बहुत सोच समझ कर लेती हैं, और आम तौर पर जो वोटर्स हैं या आम लोग भी ये समझ नहीं पाते कि कौन सा फैसला क्यों लिया जा रहा है। जैसे एक फैसला ऐसा था जिसमें बीजेपी ने ये कहा कि अगर जेडीयू की सीटें कम भी आईं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। आमतौर पर बीजेपी ने ऐसा कहीं और किया नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं किया, लेकिन यहां बिहार में बीजेपी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया कि सीटें चाहे जेडीयू की कितनी भी कम आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ये एक बहुत टैक्टिकल फैसला था, वो आप हमारे दर्शकों को डिकोड करके बताइए कि ये फैसले के पीछे क्या सोच थी और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिला। जी, जो मेरी समझ कहती है इस बारे में सुधीर जी, आप ध्यान दें तो बिहार में जातिवार हर पार्टी का अपना अपना बेस वोटर है। उसमें बीजेपी का जो अपना बेस वोटर है वो हिंदू अपर कास्ट है, जो 4 मुख्य जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। बीजेपी को इसलिए पहले भी इसी वोट बेस में काम करती रही है, इसी के लोगों को टिकट देती रही है, और जो अपर कास्ट बेस की जो सीटें हैं उन्हीं पर लड़ती भी रही है। आप पिछले 3-4 चुनावों को देखें तो बीजेपी ने अपना अलग अलग और भी ओबीसी जातियों में बेस बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जो जेडीयू का अपना बेस वोटर है, आप ध्यान दें उनका ओबीसी, खास तौर पे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, कुशवाहों के साथ उनका अच्छा गठबंधन था, और नीतीश कुमार ने आप ध्यान दें तो पिछले 2 चुनावों में अति पिछड़ा और महादलित पे काम किया।
तो एक उनके पास भी एक अच्छा ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का अच्छा वोट बैंक था। ये दोनों बीजेपी और नीतीश एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं पिछले 2 चुनावों से। पिछली बार बीजेपी अलग लड़ी तो वो 153 पे जाके रुक गई, बावजूद इसके कि उनके पास उपेंद्र कुशवाहा थे, तब भी एक लिमिट तक रुक गए। इसलिए इसको आप नेचुरल गठबंधन भी कह सकते हैं, ताकि दोनों पार्टियों को मिला करके अपना अपना बेस वोटर मिला के इस ढंग से मिले। अब दिक्कत कहाँ आती है, 15 सालों के एंटी इनकम्बेंसी का असर नीतीश पे ज़्यादा है। वो अपनी सीटें लूज कर रहे थे, ये नीतीश को भी दिख रहा है और ये बीजेपी को भी दिख रहा है। लेकिन जब वो वोटर छोड़ के नीतीश को जा रहा है तो बीजेपी ने ये देखा कि अगर वोटर वो छोड़ रहा है तो हमारी सीटों पर भी वो छोड़ेगा, तो हमें भी नुकसान होगा। तो बीजेपी ने उस वोटरों को अपनी सीटों पर रोके रखने के लिए ये बार बार बोला, और ये एक रणनीति के तहत भी बोला और उसको अमली जामा भी पहनाया कि अगर सीटें कम आती हैं तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी नीतीश की पार्टी 45 के अंदर रुक जा रही है और बीजेपी 75 के आसपास पहुंच रही है। यानी सिर्फ अपर कास्ट वोटरों से बीजेपी इतनी सीटें नहीं ले सकती थी, उनको नीतीश के वोट ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन बीजेपी के वोट उतनी मात्रा में ट्रांसफ़र नहीं हुए नीतीश को। जी, तो दर्शकों के लिए समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नीतीश कुमार से कोई बहुत ज़्यादा लगाव है या बीजेपी नीतीश कुमार के बिना रह नहीं सकती। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी और वो रणनीति अभी आपको तड़ित प्रकाश ने बताई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.